बच्चों, उम्मीद है आप नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। नीट की प्रिपरेशन में नीट फिजिक्स के पीवाईक्यूज लगाना मस्ट है और आप लगाते भी हैं। उसी में नीट के पीवाईक्यूज मैं आज करवाऊंगा ग्रेविटेशन के। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो हम लोग ग्रेविटेशन के पीवाईक्यूज करेंगे। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो दिखेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। मैं एकदम सुपर इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और सुपर इजी लैंग्वेज है, जिससे आपको फिजिक्स सीखने में, नीट फिजिक्स में काफी मदद मिल सकती है और आपका काम बन सकता है। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि नीट फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या होते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्लास 11-12 के, और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज। ये तीनों चीजें अगर आप लगा रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए गुड न्यूज है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाए हैं और इसमें मदद चाहते हैं तो आपके लिए मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण के अंदर एनसीईआरटी क्लास 11-12 की सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मैंने खुद वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किए हैं, 11th के भी और 12th के भी। और क्लास 11-12 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना रखा है। साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो नीट के भी मौजूद है। तो नीट संपूर्ण एक सुपर स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपकी नीट फिजिक्स का काम बना देता है। इसके अंदर नीट संपूर्ण के अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं। 634 जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के पीवाईक्यूज हैं, और बचे हुए 620 क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हैं। यानी सारी बात यहां से बन जाएगी। तो नीट संपूर्ण आपकी काफी मदद कर सकता है। जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, और उस 2 कदम आगे बढ़ जाइए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड बढ़ा दीजिए। साथ में एक अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको गाइडेंस वगैरह देता रहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, और यहां देखिए क्या है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मास m एंड रेडियस r। ये जो सरफेस है अर्थ की, इसका मास m और रेडियस r है। इसकी सरफेस से आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, और जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उसका मास m दे रखा है। इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, ये कोई ऑर्बिट आप बनावेंगे जहां पर आप चाहते हैं कि इसको हम भेज दें यहां पर। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे ये डिस्टेंस 2r दूरी पर है, ये डिस्टेंस ऑर्बिट। तो कितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड, तो यहां की एनर्जी निकालो और यहां की निकालो, जो डिफरेंस है उतना ही हमको चाहिए। बात खत्म हो गई। आइए जल्दी ऑर्बिटल एनर्जी की बात करते हैं। यानी ऑर्बिटल एनर्जी, तो ऑर्बिटल एनर्जी का क्या मतलब हो गया बेटा, कि जब इस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा उस समय एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि यहां की एनर्जी यहां की एनर्जी में माइनस करना है। तो ये वैल्यू क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है -gm इंटू स्मॉल m अपॉन 2r प्लस h। ठीक, यहां पर हेयर h बराबर कितना है, 2r, जैसा आप और हम यहां पर पहचान पा रहे हैं, मतलब पता कर पा रहे हैं। तो E नॉट कितना हो गया, E नॉट की वैल्यू हो गई -gmm अपॉन 2r प्लस 2r, क्योंकि यहां h की जगह आपने 2r पुट कर दिया है। -gmm अपॉन 3 दूनी 6r। ये एनर्जी कहां की है, जब ये यहां पर टहल रहा था मतलब ऑर्बिट में था। अब इसकी यहां की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी एट सरफेस, तो मैं यहां लिख देता हूं एनर्जी एट सरफेस। वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू -gmm अपॉन r। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हुई, तो हो जाएगी मिनिमम एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस,
रिक्वायर्ड, तो वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पर ई नॉट माइनस ई, तो ई नॉट की वैल्यू हो गई -6 mm / 6r, माइनस के बाद फिर -GMM / r। अब इसको 100 प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 होगा, 5 आएगा, 1 कम हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5GMM / 6r। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। देखिए इसमें ना इनका डिफरेंस लिया, बड़े में से छोटा घटा दिया हमने, किसी में से कुछ घटा दो, बस आपको मैग्नीट्यूड इतना चाहिए कि इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यहां पर जो एनर्जी है देखिए सरफेस पे माइनस में है और दूर चले गए तो आपकी माइनस में वैल्यू कम हो गई, यानी एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी आपने दी है यहां से यहां तक, कितनी दी है? इतनी। और इसके हिसाब से जो आंसर है वो नंबर 3 है बेटा, तो आंसर इज नंबर 3। कैसे निकला ये मैंने दिखाया आपको निकाल के, इस तरीके से सवाल बना लिया जाए, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का क्वेश्चन बेटा। बोलता है ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड t। एक ये आपका अर्थ है और ये चक्कर लगा रहा है, इसका टाइम पीरियड t है, जस्ट अबव द सरफेस यानी काफी करीब है अर्थ के। इफ d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इसकी जो डेंसिटी है वो d है, एंड g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो क्वांटिटी 3π/GD क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये ऑप्शन टाइम पीरियड के फॉर्म में है, तो हमें कुछ ऐसा बैठाना होगा कि इसका टाइम पीरियड निकालें जिससे हमें कुछ ये क्वांटिटी का मालूमात हो जाए कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके टाइम पीरियड की और इसका रेडियस ले लेते हैं, दैट इज r, क्योंकि ये करीब में ही है, तो t = 2πr/v लिख सकते हैं। ये जो चक्कर लगा रहा है इसको v बोल देते हैं, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। इसके बाद देखिए इसको जो सेंटीपिटल फोर्स ऑफर हो रहा होगा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफर हो रहा है। तो पहली बात तो देखिए ये थी जो मैंने लिखी। दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो g मास ऑफ अर्थ, इसका छोटा वाला मास, GMM / r² बराबर mv²/r। ये देखिए ये आपने जो सेंटीपिटल फोर्स ऑफर हो रहा है वो वैल्यू यहां लिख दी। अब इससे देखिए ये m से छोटा m कटेगा, तो यहाँ छोटा m ये कट गया और r से इसका स्क्वायर कट गया। अगर आप v निकालने जाओगे तो वैल्यू आ जाएगी √ में GM/r। उम्मीद है आप इसको देख पाए होंगे। अब ये जो v निकला यहाँ पे पुट कर दो, इस v को उठाकर यहाँ डाल दो और देखते हैं क्या हमारे पास सिचुएशन बनती है। तो इसको मैं लिखता हूँ t 2πr और v की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ GM/r, तो ये हो गई √GM और ये हो गया √r। मेरे ख्याल से आप इससे कन्विंस्ड हैं। और यहाँ पर देखिए जो क्वांटिटी है वो डेंसिटी लगाई गई, तो मास को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डेंसिटी से। तो मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। आप जानते हैं डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी, और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। मेरे ख्याल से आप एग्री हैं। इस मास की जगह ये d के फॉर्मेट में वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रही t = 2πr √r। अगर आप चाहें तो इसको √r के अंदर लिख लीजिए r³ और अंदर हो गया g, और m की जगह ये वैल्यू है d × 4/3πr³। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर देखिए ये GD जो वैल्यू है विथआउट √ है, तो हमें बिना स्क्वायर किए भगा नहीं पाएंगे इसको हम। तो मैं यहां पर स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, तो ये वैल्यू हो गई 4π²। और यहां बात की जाए तो ये आ गया r³, और नीचे की तरफ ले जाते हैं अगर हम लोग तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया g × d × 4/3, और ये रहा बेटा πr³। उम्मीद है आप ये पकड़ पाए होंगे।
अब जो वैल्यू कट रही है आर क्यूब काट दीजिए, पाई स्क्वायर से पाई कट गया, इस 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर चला गया, पाई बचा है 3 पाई अपॉन जी डी। ये देखिए 3 पाई अपॉन जी डी आ गया, ये टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा यहां। इस तरह से आप अपना दिमाग चलाएंगे और कैसे क्या चीज फॉलो अप करनी है उसको पकड़ के लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यहां से मैं आइडिया मिल रहा था क्योंकि ऑप्शन ही टी के फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब है टाइम पीरियड को ऐसे घुमा के सेट करना था, और सेट करके हमें अंत में वैल्यू मिल गई 3 पाई बाई जी डी, जो यहां पर आ रही थी 3 पाई बाई जी डी, और जो यहां पे टी स्क्वायर का आंसर कर देती है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, दिमाग में भी लगा लें इसको आप। तो करता हूं 2023 का सवाल, 2023 का। ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करेंगे लेकिन हम लोग इसमें बोला गया है 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। आप बना लें इसको, ये देखिए m बन गया और इससे कुछ दूरी पर ये बना दिया मैंने 9m, और इनके बीच का डिस्टेंस था r, तो मैं चलो इधर ही लिख देता हूं, दिस इज r। The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0। ग्रेविटेशनल फील्ड जहां 0 होता है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है ये आपको बताना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके बीच में जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है ये बताना है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, इस मास से मान लेते हैं x दूरी पर, इस पॉइंट P पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ये x है, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने के लिए, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड टू बी 0, इसको होने के लिए जो इसका फील्ड है, जो इसका फील्ड है, दोनों बराबर होना चाहिए। दिशा तो विपरीत है ही, इसकी दिशा है अट्रैक्टिव, दोनों अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्मॉल m की वजह से क्या होगा, gm अपॉन एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड gm अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। अब इस 9m से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए कितना है, तो g लिखा, m की जगह आ जाएगा 9m, और डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का r माइनस एक्स। ये देखिए वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और वो पॉइंट निकालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ले आता हूं यहां पर। यहां देखिए ये gm और ये gm कैंसिल हो चुका है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। रूट ले लीजिए, आर माइनस एक्स बराबर 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r बाई 4। यानी आप P पॉइंट निकाल पाए कि ये r बाई 4 डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यह निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी VP कितना हो गया, इस m की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे बन रहा है, माइनस gm अपॉन r बाई 4। ये पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस m की वजह से, और इस 9m की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो यहां पे लिख देते हैं। तो माइनस g, ये हो गया 9m, और यहां डिस्टेंस आएगी, तो ये देखिए r माइनस एक्स है, तो x तो r बाई 4 था, तो r माइनस r बाई 4। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इस r में से x की वैल्यू r बाई 4 घटा दीजिए आप, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए वैल्यू क्या हो गई, भी एक पॉइंट और एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया 4gm अपॉन r, ये हो जाएगा 3/4। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 9gm
और 3/4 R। ये 3 से 3 काटोगे और 3 तिहाई 9 बचेगा और ये 12 हो जाएगा, तो -4 GM अपॉन R और फिर माइनस कर दो तो 12 GM अपॉन R। अब इसको आप नोट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 12 4 16 दिख रहा है, तो -16 GM अपॉन R आपका आंसर आ गया है। तो ये एक बेहतर सवाल था और यहाँ पर आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये करेक्ट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए और शांति से समझ भी लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही बनेगा, नहीं थोड़ी गलती होने की संभावना बनती है। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है, एक एक करके मिलाते जाएंगे, देखिए कौन किसका मिल रहा है। तो पहले लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो आप जानते हैं F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर आप G निकालने जाएंगे यहाँ तो F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें याद रहता है mlt-2। R का मतलब है लेंथ का स्क्वायर, मास का मतलब है m इंटू m यानी m स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, m-1 स्क्वायर वाला गया -1, L की पावर क्यूब और T का पावर -2। तो यहां पर आप देखें m-1 L क्यूब T2, यानी ये A वाला ऑप्शन दूसरे से जाके भिड़ गया है। यहाँ कहीं चाहें तो लिख लें, वरना A सेकंड मतलब कौन सा है, ये चौथा नहीं होगा, मतलब बाकी 3 की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, दिखाई पड़ गया आपको। अब मैं B की तरफ चलता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप U लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है -G m1 m2 अपॉन R। अब यहां पे देखिए G की वैल्यू तो हम यहां निकाल चुके हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। m-1 L क्यूब T-2, m1 m2 यानी मास है, तो m का स्क्वायर और नीचे R है यानी लेंथ। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया m की पावर +1 L की पावर 2 एंड T-2, m1 L स्क्वायर एंड T-2। ये देखें कौन सा है, तो ये है, ये ऑप्शन है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आपका फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड वाले का फोर्थ, यानी ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये B4 मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है। अब C तीसरी क्वांटिटी देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कलर को बदल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसे आप V कहा करते हैं, तो V को क्या लिखेंगे, -GM अपॉन R। G हम निकाल चुके थे, m-1 L क्यूब T-2। ये रहा मास और ये रहा लेंथ। मास रहा तो m की पावर हो गई 0, L की पावर 2 एंड T की पावर -2। तो ml स्क्वायर T-2, ml ये m की पावर 0 है, ये हो गया L स्क्वायर T-2। ये ऊपर वाली वो तीसरे का कनेक्शन पहले से है, तो तीसरे का कनेक्शन पहले से, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, बाकी चौथा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए निकाल देता हूं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात अगर की जाए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसे आप लिखते हैं I लिख दीजिए या G लिख दें, और ये वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू है m-1 L क्यूब T-2, ये रहा m और नीचे रहा L स्क्वायर। तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, L1 बचेगा, T-2 बचेगा, m0 L1 T-2। और इसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि ये LT-2 बच रहा है, यानी ये ऑप्शन इसके साथ है। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट वन। मैंने सारे निकाल के दिखा दिए जिससे आपको दिक्कत ना आए। इस तरह इसको नोट कर लीजिए शांति से, और चाहे ना तो जी का ये डायमेंशन याद कर लीजिए, कई जगह इस्तेमाल होता रहता है, याद कर लीजिए, जैसे ही पड़ेगा निपटा दीजिएगा। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम
experiences a gravitational force of 3 न्यूटन, ठीक है. When placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point is, ये बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, क्योंकि देखिए F की वैल्यू होती है Gm अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं Eg की, तो होती है F अपॉन m. इससे F अपॉन m निकालेंगे तो Gm अपॉन आर स्क्वायर हमको मिल जाएगा. तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी वैल्यू यहां निकालने जाएं अगर हम, तो फोर्स दे रखा है कितना, 3 न्यूटन, मास है 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3. इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और ये 50 न्यूटन पर केजी आपको आंसर मिल जाएगा. दिस इज द ऑप्शन नंबर बी. तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती, तो इसको नोट कर लें आप. तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन. ये रहा 2021 का क्वेश्चन, और यहां लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू के एक से छोटा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ve क्या है, एस्केप वेलोसिटी है. द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय दिस पार्टिकल इज, धरती से हमने, यहां से सरफेस से हमने v वेलोसिटी से फेंका है, किस हाइट तक ये पहुंचेगा हमको ये निकालने का है. तो हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे. इस समय कितनी एनर्जी है EI, और यहां पर कितनी एनर्जी EI, इसको इक्वेट करेंगे, वहां से हमको हाइट पता चल जाएगी. तो शुरू करते हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकालते हैं. सरफेस पे कितनी एनर्जी थी, हमने एक हाफ mv स्क्वायर हो गई जिससे फेंका है, तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ही क्यों. और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ये ले लीजिए RE धरती का, और मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया माइनस Gme अपॉन RE. ये इनिशियल एनर्जी हो गई. फाइनल की बात करते हैं. जब यहां पर पहुंचेगा फाइनल, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, केवल पोटेंशियल होएगी. तो माइनस Gmem और RE प्लस H, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी टॉप पॉइंट के ऊपर, जैसा आप समझ पा रहे हैं. अब यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं. दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EI बराबर EF, इनिशियल फाइनल बराबर हो, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस Gmem अपॉन RE इज इक्वल टू माइनस Gmem अपॉन RE प्लस H. ये देखिए एक्सप्रेशन हमने बराबर कर दिया है. अब इसको सॉल्व करना है, यहीं से आपको ये H पता चल जाएगा. तो मैं इसको लिखता हूं हाफ mv स्क्वायर, इसको इधर ले जाता हूं, तो आप अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा Gmem अपॉन RE माइनस Gmem RE प्लस H. यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं Gmem, तो 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन RE प्लस H हो गया. अब यहां RE प्लस H और RE करोगे तो H बचेगा केवल, तो ये वैल्यू रही हाफ mv स्क्वायर, ये वैल्यू रही Gmem, और इसको सॉल्व किया तो नीचे वैल्यू आ गई RE इंटू RE प्लस H, और ऊपर वैल्यू क्या आ गई बेटा, RE प्लस H में से RE घटाओगे तो ऊपर वैल्यू आ गई H. अब ये Gme का काम थोड़ा सा यहाँ पर सेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसको लिखेंगे. तो अभी जो वैल्यू रही है इसके G के टर्म में लिखते हैं. अब यहाँ पर हमको ये मालूम है इस वैल्यू में हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है उसकी वैल्यू होती है Gme अपॉन RE स्क्वायर. इसको इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ये g के टर्म में आ जाए. और क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें भी g है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ve,
उसकी वैल्यू क्या होती है, √2GRE। तो ये जी आके कटने के चांस बन जाएंगे और थोड़ा सा हम आराम से कर पाएंगे। तो ये रहा यहाँ पर, इस m को तो m से आप चाहो तो उड़ा दो, ये रहा हाफ v², और ये रहा GME/RE², तो RE आ जाएगा यहाँ, और ये देखिए RE² कर दो, यहाँ RE कर दो, तो इसकी वैल्यू हुई GRE, और ये रहा h, और अपॉन RE + RE × h। ये यहाँ पर एक बार चेक कर लो कि RE और REH का LCM आ गया था और RE² चला गया, तो ये हट चुका है, ये नीचे केवल RE + h बचा है। आप समझ पाए, G को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो GME/RE² होता है, RE से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर करो, तो ये पूरी वैल्यू हो गई स्मॉल g, और यहाँ RE × h हो गया, और नीचे RE + h बचा था, वो हमने लिख दिया है, कोई इसमें समस्या नहीं हुई। अब ये जो V था, यही तो इसी V को K × VE बोल रहे थे, तो ये VE इतना होता है, तो V कितना हो जाएगा बेटा, K × VE, जैसा आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K√2GRE, और यहाँ V का स्क्वायर है, देखो, तो यहाँ V का स्क्वायर कर दो इसी वैल्यू को लेके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाफ उसका स्क्वायर यानी K², और अंडर रूट की जगह 2GRE, और ये हो गया GREH/RE + h। अब यहाँ जो वैल्यू कट रही काट लेंगे, देखिए ये 2 से 2 कट गया, G से G कट गया, RE से RE कट गया, और यहाँ देखें आप बड़े अच्छी तरीके से, तो ये बचा K², ये बचा H/RE + h। ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि K आ रहा है ना, H निकालना है, तो ये K² RE + K² H बराबर H। तो हमें H की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा H - K² H बराबर K² × RE। यहाँ से H कॉमन ले लिया, 1 - K² बराबर K² × RE, और यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, K² RE या RE² × K², 1 - K², और RE की वैल्यू यहाँ R दे रखी है, तो यहाँ पर RE बराबर R है, तो ये चीज़ क्या बन गई, RK² 1 - K²। ये आपका आंसर हो गया, और आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर A आएगा, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो इस तरह से थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी, एक बार करिए, ध्यान लगाइए, फिर कर लीजिए सवाल। जहाँ पे जैसे G इंट्रोड्यूस किया, इसमें G लाना पड़ा जिससे कि कैंसिल हो पाए, तो कैंसिल हो गई वैल्यू, वरना ये अटक जाएगा, G में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए आप, और आपने देखा नीचे ये वैल्यू आ रही थी जो कि हमारी A थी यहाँ पर, तो इसको नोट कर लें। अच्छा सवाल था, 2021 का बढ़िया क्वेश्चन है ये, नोट करने से। नोट कर पाए होंगे, पॉज करके, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जैसे पूरी बात आपके सामने आ जाए, और ये देखिए पूरी बात यहाँ तक आ गई, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का क्वेश्चन। बोला है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है v = √2gm/r। ठीक, escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times। कोई और प्लेनेट है जिसका रेडियस धरती से 4 गुना है, अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, रो अगर कुछ है तो वो रो के बराबर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मास डेंसिटी पे लाना पड़ेगा, बड़े आराम से ले पाएंगे। देखिए आप जानते हैं कि रो डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास को लिखूं तो रो इंटू वी यानी रो इंटू 4/3 πr³ लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहां पर मास में पुट कर दीजिए आप।
तो ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन जाएगा, v बराबर √2g/r, और इसकी जगह लिखा आपने रो 4/3 पाई r क्यूब। इस r को इसके क्यूब से काटेंगे तो 2 बचेगा, और ये हो गया 8/3 और g पाई रो स्क्वायर r स्क्वायर इंटू रो। ये फॉर्मूला यहां पर आपका बना, r स्क्वायर अंदर ही रखा है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको कंपेयर करना आसान होगा यहां से। अब v डैश की बात अगर हम करें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए सब कुछ तो सेम रहेगा, 8/3 g पाई, अब r डैश का स्क्वायर, तो ये लिखोगे ना r डैश का स्क्वायर इंटू रो डैश, तो इसमें v डैश कितना हो जाएगा 8/3 g पाई, और r डैश बोला है पहले वाले का 4 गुना है, 4r का स्क्वायर, और डेंसिटी वही रो के बराबर है, तो ये वैल्यू हो गई 16, यानी बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगी। v डैश बराबर 4 8/3 g पाई r स्क्वायर इंटू रो। अब यहां पर आप v डैश अपॉन v ले लें तो देखिए v डैश और इस v में सब कुछ सेम है, बस ये 4 एडिशनल है, तो रेशियो क्या आ गया 4:1, और यही आपका आंसर हो गया। और ये आंसर क्या है यहां पर, आंसर इज ए, दिस आंसर इज ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं ग्रेविटेशन वाले, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आता रहेगा तो आराम से कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा आपके सामने 2020 का क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाते हैं। लिखा है बॉडी वेइंग 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर 72 न्यूटन इसका वजन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां पर इसका जो वजन था वो 72 न्यूटन था। अब कह रहा है कि एक हाइट ले लिए सर्टेन, और उस हाइट का जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ द अर्थ का आधा है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई। यहां पर इस पे कितना इसका वेट होगा, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला है। देखिए आप अगर निकालें, यहां पर वजन निकालें, तो जिसे मैं लिख रहा हूं W = mgh, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ने पर g चेंज होता है, इस वजह से इसका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो gh के लिए ही बात लिख देते हैं। ऊपर जब हाइट बढ़ाते हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, g नॉट का मतलब अर्थ की सरफेस पे जो होता है 1 + h/r का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, ये रहा आपका mg0, हमको पता ही है mg0 यहां दे रखा था 72 न्यूटन, तो ये हमने यहां पे पुट कर दिया बेटा mg0 को 72 न्यूटन, ठीक है। और 1 प्लस हाइट हो गई r/2, और r आपका है ही r, तो ये r कैंसिल हो गया, 1 + 1/2 यानी कि हो गया 3/2। तो 72/3/2 का होल स्क्वायर, यानी 72, ये 4/9। मैं कलर बदल लेता हूं, और इससे देखिए यहाँ पे कुछ ये कट जाएगा, तो ये काटेंगे अगर आप तो आ जाएगा 9 से काटा तो आ जाएगा 8, 8 9 72, 8 चौक 32, 32 न्यूटन आपका देखिए आंसर आ गया। बहुत ही सरल सवाल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो आप याद, ये बेसिक फॉर्मूला तो ज़रूर याद रहता है कि हाइट बढ़ रही है तो क्या जी पर फ़र्क पड़ रहा है, हाइट घट रही है तो जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब तो आप अच्छे से याद करते ही हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे, नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है बॉडी वेइंग्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बड़ा सा बना देते हैं क्योंकि ये हाउ मच विल इट वेट्स हाफ वेट डाउन, तो ये अंदर घुसेड़ रहे हैं, तो ये बड़ा सा अर्थ बना दिया। यहाँ पर इसका जो वेट है, जिसे आप mg0 कहते हो, वो दे रखा है 200 न्यूटन। यहाँ इसका सेंटर है अर्थ का। अब इन्होंने क्या किया है, हाफ वे यानी आधा रास्ता आप अंदर चले गए। ये पूरा r अगर है
तो r/2 पर, यहां से भी r/2 और आप जान ही रहे यहां से भी r/2 ये बचा, क्योंकि टोटल r होना है। इस जगह कितना वेट होगा ये पूछ रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो ये घुस रहे अर्थ में बड़ी आसान सी सवाल है, जो GD की वैल्यू हो जाएगी G एट डेप्थ। डेप्थ कितना है, r/2 ले रहे हैं आप, तो G 1 - D अपॉन R होता है फॉर्मूला। D जितनी की डेप्थ आप पकड़े हुए हैं, यहां पर D दे रखा है r/2, तो GD की वैल्यू कितनी हो गई, G 1 - R/2 अपॉन R। तो ये वैल्यू हो गई, देखिए R से R कैंसिल हो गया, एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा, यानी वैल्यू हो गई G/2। इसको G कह दिया तो ये G ही रखो, G0 रहने दो, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वेट हो गया mgd, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, GD की वैल्यू G/2 है, तो इसको लिख दो G/2। तो mg था कितना, 200 अपॉन 2 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन आपका आंसर आ गया। अब बताइए, ऐसे सवाल अगर आप तुरंत कर लेने चाहिए आपको, 10, 20, 30, 40 सेकंड में से ज़्यादा क्या लगेगा, 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए इसमें। खैर 100 न्यूटन आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। The time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height of 6 RE. RE is the radius of the Earth from surface of Earth. The time period of the another satellite whose height is 2.5 RE from surface will be कितना होगा। तो देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√A, लिखना हो तो A³ कई लोग लिखते हैं, अपॉन GM। ए क्या होता है, इसके सेंटर से, जो इसके सेंटर से कोई सैटेलाइट यहां जा रहा है, तो दिस इज ए इज फुल फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर देखिए हम ये जान पाए कि t² इज प्रोपोर्शनल टू A³ है भाई। इसको देखिए, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। और अनदर सैटेलाइट की बात करेंगे तो T1² अपॉन T2² की वैल्यू A1³ अपॉन A2³ हो जाएगी। A1³ का यहां पे चलिए वैल्यू डालते हैं। T1 का मतलब 24 घंटे था, T2 हम निकालेंगे, A1 का मतलब 6 RE, जिसमें 6 RE सरफेस से ऊपर हो, यहां से 6 RE ये है, तो RE एक रेडियस भी है, तो टोटल A कितना हो जाएगा, RE जोड़ देंगे तो 7 RE, 6 RE प्लस RE, तो ये हो गया 7 RE का क्यूब। इसी तरीके से ये 2.5 RE था सरफेस पर, तो RE और जोड़ोगे तो 3.5 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखिए यहां पर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, T2 निकालने जाएं अगर हम, T2³ तो 24 का स्क्वायर इंटू ये 3.5 अपॉन 7 को पलट के लिख लेते हैं कि में 3.5 RE अपॉन 7 RE की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 8 आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर और नीचे 8 आया 2, तो 2 का मतलब 8, तो ये आया T³ ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये हो गया 8 तिरिक 24, तो 4 तिरिक 12, 3 2 6 7 72, T2³ इज इक्वल टू 72, यानी T2 की वैल्यू कितनी हो गई, क्यूब रूट निकालो 72 का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्यूब रूट नहीं है बेटा, ये तो स्क्वायर था, गलत लिख दिया है, ये स्क्वायर है जी हाँ। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 6 36, 36 2 72, यानी वैल्यू हो गई 6√2, 6√2 आवर। ये आपका देखिए आंसर आ गया है, और 6√2 आपका ए ऑप्शन है। तो देखिए बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइए और हर सवाल बिल्कुल होता हुआ आपको मिलेगा, नोट करें इसे आप।
तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। बोलता है द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। कहने का ये मतलब है कि आप इसकी सरफेस से जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसे मैं r ले रहा हूं, इसी में r ऊपर ले जाओ और यहां तक लाने में आपको, यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा है, ये आप निकालना चाहते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए। इसको लिख दीजिए इनिशियल एनर्जी, इसको लिख दीजिए फाइनल। तो आप लिख सकते हैं जो वर्क डन है वो कितना हो गया, UF माइनस UI, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है उसकी वैल्यू है -GMM R प्लस H। इनिशियल यहाँ पर कितनी एनर्जी है, -GMM अपॉन R। अब इसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। GMM कॉमन ले लो, ये प्लस हो चुका है तो 1/R माइनस 1/R प्लस H। ये वैल्यू हो गई GMM, नीचे R इंटू R प्लस H। यहां R प्लस H में से R घटाओगे तो बचेगा H। अब इसी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, हम इस वैल्यू को यहां लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो स्मॉल g होता है वो GM अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको यहां पर फिट कर देंगे हम लोग। तो देखिए मैं लिखता हूं, ये वैल्यू थी GMM और नीचे मैं कर रहा हूं R से मल्टीप्लाई यानी R स्क्वायर, और इसी तरह ऊपर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है R इंटू H। ये देखिए R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल g के बराबर। तो इसको, इतने एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं g, ऊपर m आ गया और फिर r आ गया, और ये रहा आपका हाइट, और हाइट की जगह r हम अभी पुट करेंगे, और नीचे वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये रहा r प्लस h। अब हियर h बराबर r है, तो ये वैल्यू हो गई GM, H की जगह R लिख दो इंटू R, और नीचे R प्लस R यानी कि 2R, एक R इससे कट गया, वैल्यू आ गई mgr अपॉन 2, mgr अपॉन 2। ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर हो गया, और ये ऑप्शन है यहाँ पर D। इस तरीके से आप यहाँ पर सवालों को कर सकते हैं, और हो गया सवाल, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें आप। इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर। कह रहा है मास जो सन है, मास ऑफ सन 10 m डैश लिख देगा, 10 टाइम्स कम है, यानी 1/10 ms हो जाए, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अब जो है वो 10 गुना हो जाए पहले का। इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, तो रेन ड्रॉप तो धरती पे गिर रही है। ये रहा अर्थ, ये है सन। कहीं इस सन का मास से इस अर्थ पे गिरने वाली का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर जो स्मॉल g होता है वो GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। तो इससे इस सन का कोई मास इस पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो सन का इससे कोई लेना देना नहीं, रेन ड्रॉप जो गिर रही है। हाँ, यहां पर g की वैल्यू अब g डैश रखोगे तो 10 गुना हो जाएगा। तो नया वाला जो g डैश है वो अप्रॉक्सीमेटली या बिल्कुल कह दें पहले वाले का 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये g की जगह g डैश हो जाएगा जो कि 10 गुना है। तो रेन ड्रॉप पर g जो है अब पहले से 10 गुना तेज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो रेन ड्रॉप तेजी से गिरेगी। सही है ये,
बात समझे? जी क्योंकि बढ़ गया है, लगभग 10 गुना हो गया है। अगर 10 आप यूनिट मानो तो 100 हो गया है, 9.8 मानो तो 98 हो गया है। तो जी ज़्यादा लग रहा है तो रेन ड्रॉप तेजी से गिरेगी। तो ये सही ऑप्शन है, मतलब ये सही बात है, हमें गलत बात ढूंढनी है इसमें। तो ये हुआ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट जो आपका लगता है वो हो जाएगा mg, और अब g की जगह नया वाला वेट कितना है mg डैश, जो कि g डैश 10 गुना ज़्यादा है पहले से g डैश। तो चलना मुश्किल हो जाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहां पर जी देखिए 10 गुना हो रहा है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, वुड डिक्रीज, ये भी सही बात है। अब आखिरी बचा वही होएगा, जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, जो यही इनकरेक्ट है क्योंकि जी चेंज हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट ढूंढना था। तो हमारा आंसर जो रहा वो डी हुआ क्योंकि हमको इनकरेक्ट ढूंढना था। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसका जवाब आप दे पाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो करते हैं बेटा 2018 का क्वेश्चन। यहां पर लिखा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए, पोजीशन ए ये है, पोजीशन बी एंड सी, बी आई सी आई, के बी के सी रिस्पेक्टिवली। AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun shown in the figure। आप जानते हैं कि सन के यहाँ इस एंड पर ये होता है पेरिफेरल, जिसे बोलते हैं, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो V पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, B पर उससे कम होगी, और ये मिलेगा एफिलन, यानी सबसे दूर रहने पर स्पीड सबसे कम होती है VC। तो VA इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन VC, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो आप जब जिसका V बड़ा उसी का हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो ये V के प्रोपोर्शनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी KA इज ग्रेटर देन KB इज ग्रेटर देन KC हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, और इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाता है। बस इतनी सी बात थी, यानी काफ़ी सरल सवाल था ये, नोट कर लें से आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये 2017 का क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द सरफेस इज द सेम एज ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन d की वैल्यू निकालनी है। ये यहां पर अगर मैं अर्थ ऐसे बना दूं तो इससे 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर जो आपका g है, g एट 1 किलोमीटर, g हाइट h लिख देते हैं, और वही हमको g चाहिए एट डेप्थ d। यहां पर d की बात करें तो gd जितना हो जाएगा डेप्थ पे, वो हमको d यहां पर चाहिए। तो शुरू करते हैं सवाल लगाना। भाई gh की जो वैल्यू होती है सर्टेन हाइट पर, उसको लिखते हो g1 माइनस 2h अपॉन re, जब ये आपका हाइट छोटा रहता है कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। और डेप्थ की बात करते हो तो आता है g1 माइनस d अपॉन re, बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां पे बोला है gh बराबर gd, क्योंकि यहां पर जो g है वही यहां पर g है, सेम g है दोनों पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू यहां पे बराबर रख दी जाए तो g मैं यहां पे रखता हूं, ना ये नीचे खिसकाना पड़ेगा। इसको लिखता हूं g1 माइनस 2h अपॉन re इज इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन re। ये g देखिए यहां पे हो गया कैंसिल, और यहां पर 1 किलोमीटर की जो हाइट थी h की जगह यहां पर 1 रख देना चाहिए। तो ये हो गया 1 माइनस h की जगह 1 रखोगे 2 अपॉन re आ जाएगा, और ये 1 माइनस d अपॉन re है। ये देखिए 1 भी कैंसिल हो गया, और बराबर है। अब अगर कैंसिल हो गया तो re भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो d बराबर आ गया 2 किलोमीटर। देख रहे हैं re भी कैंसिल हो गया, d बराबर 2 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया, और ये यहां पर वैल्यू है c। तो
तो सी इज द ऑप्शन। डी कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर के बराबर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन बेटा। देखते हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप। दी टू विल स्पेस में चले गए जहां जी लगी नहीं रहा है। तो मान लीजिए ये कोई एक बंदा है, एक खराब सा डायग्राम में बना रहा हूं। ये कुछ इनको ऐसा बना देता हूं, ये उड़ रहे हैं जैसे। तो ये इनका हाथ हो गया और ये इनका पैर हो गया, और ये आप समझ जाइए ऐसे हैं, ये है ना, ये स्पेस में है। ऐसे ही दूसरा बंदा है, उल्टा बना दिया ये इस तरीके से, ये इनकी कहानी है। ये उड़ रहे हैं ऐसे, हवा में है, जी नहीं लग रहा है। लेकिन आपस में मास होने की वजह से, क्योंकि इनका भी कुछ मास है और इनका भी कुछ मास है, अलग अलग मास के हैं, तो इसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ आते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वहां एप्लीकेबल हो जाता है जहां पर मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनके पास मास है, इनके पास मास है, तो दोनों लोग ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होंगे और एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ी समझदारी रखते हैं तो फटाकी फॉर्मूला लगाते हैं ना आप, इसको फट से यही बात कहता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 होने से ग्रेविटेशनल पुल लगा और काम एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको दिखाता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आप बात करें तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हुए हैविंग रेडियस r, ये r इसकी रेडियस है। वेरिएशन ऑफ g निकालना है, किस तरह से g घटता बढ़ता जाएगा बाहर तक। तो देखिए जो g की वैल्यू होती है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो पहली होती है 4/3 पाई रो GR, जब r की वैल्यू कैपिटल R से बराबर या छोटी हो। और जब ये आउटसाइड की बात होती है, स्मॉल r ग्रेटर देन r की बात होती है, तो 4/3 पाई रो r³ g अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू है r की वैल्यू जब कैपिटल R से बड़ी होती है। इस बेसिस पे आप देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहां पर देखें तो g इज प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप है। देखिए पहले वाले में यहां पर g इज प्रोपोर्शनल टू r है, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये शुरुआत में स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, इन दो में मिल रही है, इन दोनों में नहीं मिल रही है। स्ट्रेट लाइन इसमें भी है लेकिन ओरिजिन से नहीं है, तो ये दो तो पहले ही कट्टम हो गए। उसके बाद आउटसाइड में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सेकंड केस में स्मॉल g की वैल्यू 1 अपॉन r स्क्वायर से वेरी कर रही है। तो 1 अपॉन r स्क्वायर से वेरी ये कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाता है, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016। लिखा है ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट द हाइट ऑफ h। ये कोई रेडियस है, यहां से हाइट इसने पकड़ी है, हाइट h फ्रॉम द सरफेस, इस सेट पे ये ऑर्बिट कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g0, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमको निकालनी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज, तो अर्थ की सरफेस पे हमें निकालनी है कि g0 है। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमको निकालनी है। ये g0 क्या है? अर्थ की सरफेस पे जो g मिलती है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है साहब, शुरू करते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी यहीं से शुरू कर लेते हैं। वो होगी साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिस समय ये मूव कर रहा है। रही बात इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो वो हो जाएगा 12 mv²। और रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात, तो यहां पर आप लगा दो -gmm r + h। ये इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे वी ऑल्सो नो दैट कि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है,
यानी mv² बाई आर, mv² अपॉन आर प्लस एच, ये सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल से मिल रहा है। gmm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इससे काटोगे स्क्वायर कट जाएगा, ये m इससे कट जाएगा, तो यहां पर जो v² की वैल्यू है यहां से वो निकल आएगी gm अपॉन आर प्लस एच। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब हम क्या करते हैं, यहां पर v² की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आराम से, तो पुट करेंगे टोटल एनर्जी में आ जाइए, और यहां पर हाफ लिखा, मास v² की जगह आ गया gm अपॉन आर प्लस एच, बात पकड़ में आई होगी, साथ में माइनस gmm आर प्लस एच, ये बात यहां पर आपको दिखी। अब यहां पर इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लें पहले तो यहां पर वैल्यू बनेगी क्या, ये जी देखिए सब बराबरी है सब कुछ, ये आधा या माइनस में, तो माइनस आधा में आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू आएगी माइनस हाफ gmm अपॉन आर प्लस एच। अब g0 की वैल्यू देखें तो जो g0 होता है वो होता है gm अपॉन आर ई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर gm अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर इस g0 को हम gm अपॉन आर स्क्वायर पहले सेट कर लेते हैं, माइनस gm, नीचे आर स्क्वायर लिख दो बेटा, और यहां पर लिख दो m आर स्क्वायर आर प्लस एच, या आप चाहें तो gm की वैल्यू यहां से डाल दें, ये तिकड़म आपको अगर भारी लगती हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ लिखिए और यहां से gm की जो वैल्यू हो गई वो g0 इंटू आर ई स्क्वायर हो गई, तो gm की जगह आप g आर ई स्क्वायर m अपॉन आर प्लस एच लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया, जिसे थोड़ा ये g0 है बेसिकली, तो ये थोड़ा सुधरे रूप में लिखेंगे जो आंसर मैच कराएं, तो m g0 आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और ये 2 तो नीचे है ही, ये आपका आंसर आ गया है। और ये आंसर कौन सा है, माइनस mg0 आर स्क्वायर 2r प्लस एच, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से सवाल कर सकते हैं, यानी जब g0 में देखिए बातचीत चले तो g0 को घुसेड़ना पड़ेगा वहां, जैसे कैपिटल G वगैरह किसी में नहीं है, हट जाए, तो इसको आप नोट कर लीजिए सब। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल, ये है 2016। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, वीई की बात कर रहा है, टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे, हुज रेडियस, प्लैनेट वाली जो रेडियस है आरपी चाहो तो लिख दो, वो अर्थ की रेडियस एंड मीन डेंसिटी डबल है आर ई से, और डेंसिटी बोला है ना, तो रो पी इज इक्वल टू 2 रो ई, ये कहानी है। एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, उसको लिख सकते हैं, होता है √2 gm अपॉन आर, और आप जानते हैं मास को डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू होती है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इस वैल्यू को मास की जगह पुट कर दें आप, तो ये v की वैल्यू हो जाएगी √2g/r, और मास की जगह 4/3 रो 4/3 पाई आर क्यूब, इस r से इसको काटोगे तो 2 बचेगा, तो v को आप क्या लिख सकते हैं, इस r को ले लो बाहर, और अंडर रूट, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8/3, और ये रहा पाई जी रो, पाई जी रो, ये वैल्यू आपकी रही रो के टर्म में। अब हम दोनों को यहां पर क्या करते हैं, कंपेयर कर दो, वीई अपॉन वीपी प्लैनेट,
तो देखिए इसमें जो है 8/3 पाई जी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, केवल रो और आर में परिवर्तन है। तो जहाँ पे रो और आर में परिवर्तन है वही लिखेंगे हम लोग, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो ई अपॉन रो पी इंटू अंडर रूट आर ई है, ये आर पी है, फिर रो ई अपॉन रो पी। बात समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, आर ई अपॉन आर पी कितना है, आर ई अपॉन आर पी है 1/2, और यहाँ रो ई अपॉन रो पी कितना है, वो भी 1/2। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/2√2। यही आंसर शायद मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। इस तरह से देखिए आराम से ये सवाल आप डी वाला कर पाए हैं। तो इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का क्वेश्चन। लिखा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर दिस वन एंड दिस वन। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू और ये है यहाँ पर जी की वैल्यू जो आपको दिखाई पड़ रही है रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है -GM/R+H। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं पहले हम लोग, इसको भी हमें पता है और दूसरा एक और पता है, उसका भी मिश्रण करना पड़ेगा। GH की बात करें तो ये हो जाएगा GM/R+H का होल स्क्वायर। ऊपर लेते जाएंगे जी तो ये स्मॉल जी कम होता जाता है। अब इसको इसमें हम डाल रहे हैं, देखिएगा आप इसमें, तो ये GM/R+H का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको अगर मैं इस वाली वैल्यू में VH में -GM/R+H का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने का मतलब है R+H से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी R+H से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये जो पूरी वैल्यू है ये स्मॉल जी की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं VH इज इक्वल टू -GM/GH इंटू R+H। तो R+H की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हो गई -VH/GH। हमको चाहिए हाइट H, तो R उधर ले जाओ आप इसको, हमको चाहिए थी हाइट, तो हमने वैल्यू लिखी -VH/GH -R। ये वैल्यू यहां पर हमने लिखी, वैल्यू रख दो तो -5.4 ये दे रखा है इन्होंने इंटू 10⁻7 और साथ में जी दे रखा है 6। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसे आप चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दे दे के, तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस के साथ एक और माइनस आई, ये कोई वैल्यू छोड़ दी है यहाँ पर क्या, ये माइनस की वैल्यू के साथ एक और माइनस आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल माइनस में है। तो यहाँ पर एक माइनस तो ऑलरेडी था और ये माइनस में आपने वैल्यू रखी तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻6। ये आप इसको काट दीजिए तो 9 इंटू 10⁻6, तो 6 9 54 होता है, कट गया, और ये हुआ 6.4 इंटू 10⁻6। दोनों का ऑर्डर सेम है तो 9 में से 6.2 गया तो बचा 2.6 इंटू 10⁻6, और यहाँ पर 3 जीरो इसके निकाल लें तो इसको लिखेंगे 2600 10⁻3 मीटर, या किलोमीटर में लिखोगे तो 2600 किलोमीटर। ये देखिए आपका आंसर आ गया और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और नोट डाउन इसे कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह आपको आ जाएगा, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है ए सैटेलाइट एस इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ।
ये अराउंड एक सैटेलाइट है अर्थ पर एलिप्टिकली ऐसे ये घूम रही है। मान लीजिए अर्थ यहाँ कहीं है और ये सैटेलाइट यहाँ कहीं चक्कर लगा रहा है, ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा ऐसे। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल, मास कम है कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखें क्या क्या है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस, ये एस मेरे ख्याल से सैटेलाइट है, एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो ये जो बात लिखी है ये बात गलत लिखी हुई है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये पास में होगा अर्थ के तो इसकी स्पीड अगर v1 है और दूर जब जाएगा v2, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। जब पास रहता है तो स्पीड तेज होती है, दूर जाने पे स्पीड कम होती है। और लीनियर मोमेंटम होता है mv, तो m सेम है, v1 v बदल रहा है, तो mv कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई होगी। m तो सेम है, v बदल रहा है, तो mv यानी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ s इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इसका सही जवाब है। क्यों? हमेशा जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो कि Gm/r² हम कह सकते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ s, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। जिस सेंट्रल फोर्स का मतलब कि जिन दो बॉडीज के बीच में लग रहा है उनके सेंटर टू सेंटर आप एक लाइन बना दीजिए, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस द फोर्स विल बी अप्लाइड, फोर्स विल बी देयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, इनके सेंटर टू सेंटर मिला दें तो फोर्स अट्रैक्शन का ऐसे ही लगेगा, इसलिए इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। सही है। चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी गलत है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे चक्कर लगा रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये ऊपर की तरफ होगा, तो ना उसका डायरेक्शन बदलेगा और टोटल वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन में भी एंड मैग्नीट्यूड में भी, ये दोनों में कांस्टेंट रहने वाला है एंगुलर मोमेंटम। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहां लिख रहा है कि ये चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कोई भी अगर और एनर्जी को एब्सेंट मान लिया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर लग जाएगा। तो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, कोई और फोर्सेस को कोई एनर्जी डिसिपेशन हम नहीं मान रहे हैं। तो आंसर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आंसर इसका बी ही होगा। और चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए जिससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए, तो नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ दिस वन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ हो गई और यहाँ का ये सैटेलाइट भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट जो इन्होंने दे रखी है वो है। इफ अर्थ रेडियस इज दिस वन, ये आर ई हमको दे रखी है एंड जी दे रखा है, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? तो ऑर्बिटल स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, आर अंडर रूट जी अपॉन जी आर प्लस एच, आर प्लस एच। बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, दैट्स ऑल। तो आर कितनी होगी? रेडियस 6.38 इंटू 10 की पावर 6 अंडर रूट 9.8 और फिर ये 6.38 इंटू 10 की पावर 6 प्लस एच का मतलब कितना था? 0.25 इंटू 10 की पावर 6, ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7.76 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी को आप लिख सकते हैं 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहां पर बी नहीं, सी ऑप्शन यहां पर आपका
करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ऑर्डर सेम है, जोड़ दीजिए 25 के आसपास, अंदाजे से भी करेंगे तो यहीं के आसपास लैंड अप कर जाएंगे आप। अंदाजे का मतलब होता है 9.8 को 10 मान लेना, इंटीग्रल वैल्यू मान लेना, और 6.38 में 25 जोड़ दो तो मोटा मोटा 6.5 ले लो, तो 10/6.5 करके अंदाज़ा लेंगे तो भी आप तुरंत पहुंच जाएंगे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। खैर आप कर लीजिएगा इसे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस आर बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ये फॉर्मूला केपलर साहब का दिया हुआ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। हियर के इज द कांस्टेंट इफ द मासेस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट आर m and m respectively. Then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is F is equal to gmm upon r square. Here g is gravitational constant. The relation between capital G and K is described. यानी दोनों को हमें कंपेयर कर देना है और फिर हम निकालेंगे कि G और K में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो ये मान लीजिए सन है, ये कोई प्लैनेट है, इनके बीच में जो ये चक्कर मार रहा है प्लैनेट, इसका mv² बाय सेंटीमीटर फोर्स इसके ग्रेविटेशनल पुल से ही इसको मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा होगा वो gmm, m ले लो मास ऑफ सन, स्मॉल m प्लैनेट का, और बीच का डिस्टेंस हो गया r, तो r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ से आप काटोगे तो बचेगा v² इज इक्वल टू gm अपॉन r। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये नीचे r है। gm अपॉन r। ठीक, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड इस प्लैनेट का क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। तो यहां पर t² अगर हम कर दें, क्योंकि केपलर लॉ से कंपेयर करना है, तो 4π² r² अपॉन v²। ये 4π² रखिए आप, इसको r² रखिए और v² की वैल्यू यहां से gm अपॉन r पुट कर दीजिए, तो वैल्यू रख दी gm अपॉन r। अब ये क्या बन गया हमारे सामने, ये t की वैल्यू बन गई, t² की वैल्यू, ये स्क्वायर कर दिया था, ये वैल्यू बन गई, ये r ऊपर चला जाएगा तो 4π² r³ अपॉन gm, वैल्यू ये बन गई। अब ऑन कंपेयरिंग विथ केपलर, जिसमें t बराबर कह रहे हैं, t² बराबर कह रहे हैं kr³, इसको इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो k यहां पर क्या मिल गया, देखिए k की वैल्यू मिल गई 4π² अपॉन gm। तो रिलेशन क्या आ गया, gmk बराबर 4π²। ये आपका यहां पर आंसर है और ये वैल्यू आपकी बनती है d। तो इस तरह से देखिए, छोटे सवाल है लेकिन थोड़ा सा वर्किंग किए रहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो नोट कर लें इसे आप, इंटरेस्टिंग सवाल था, छोटा सवाल है। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, ये रहा 2014 का क्वेश्चन। यहाँ ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। ये ब्लैक होल ऐसा है कि लाइट भी उसके अंदर जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि लाइट बाहर नहीं निकल सकती उससे। टू वॉट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ, मास दे रखा है, हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक होल। अर्थ को अगर हम कंप्रेस करें, डेंसिटी बढ़ाएं ग्रेविटेशनल पुल के लिए, तो उसका ब्लैक होल बनाने के लिए रेडियस कितनी लेनी होगी, चलिए देखते हैं। तो लाइट एस्केप नहीं कर सकती, कैन नॉट एस्केप, किसमें, ब्लैक होल में, कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, ये लिख देते हैं ब्लैक होल। तो हम जानते हैं इसके फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ एस्केप
वेलोसिटी, ये VE की वैल्यू हो जाएगी C, क्योंकि ये बाहर इसको निकलना नहीं है, और इसका फॉर्मूला होता है 2gm/r। अब इस C के बराबर इसको लगा दीजिए, तो R की वैल्यू क्या मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर कर दें आप तो 2gm/c²। अब ये रेडियस निकाल लीजिए यहां पर वैल्यू रख के पूरी, तो R इज इक्वल टू 2, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद मास ऑफ अर्थ जो 5.98 दे रखी है, 10⁻24, और C² यानी 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली ये है 10⁻² मीटर। अब आप देख लीजिए इसकी रेडियस कितनी, 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर के आजू बाजू आने को तैयार है ये। तो इतनी अर्थ को इतना दबा के छोटा कर दो कि वो 1 सेंटीमीटर की रेडियस पे आ जाए, अर्थ का मास वही रहे, जबकि तो लाइट भी पड़ेगी तो अंदर ही रह जाएगी उसके। आप फील करिए, खैर एनीवे फील करने की बात तो अपनी जगह है। आंसर इसका मैच करता है सी से, तो आंसर इज सी। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, 2014 का क्वेश्चन है ये। लिखा है डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए अगर मैं ये अर्थ बना दूं, ऐसे बना दूं अर्थ, ये समझ लीजिए ये सेंटर ले लें, तो इसके ये इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ से डिफरेंट पॉइंट होगा कि भाई अगर r इसके अंदर है या r बराबर r है, या यहाँ बाहर ले लें तो r इज ग्रेटर देन r है, या आउटसाइड या ऑन द सरफेस, और ये इनसाइड में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो उस समय देखिए पहली सिचुएशन लेते हैं इनसाइड। इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो -gm/r³ इंटू R होती है, और रही बात सेंटर पर E@O विल बी 0। सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, 0। और अगर हम तीसरी बात करें, यहां पर ऑन द सरफेस R बराबर R, तो यहां R रख दोगे तो E आ जाएगा -gm/r²। चौथी बात करें आउटसाइड, जहां R की वैल्यू R से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू केवल आएगी E इज इक्वल टू -gm/r²। तो ये आउटसाइड की कहानी हो गई। अब देखते हैं सेंटर पर, यानी इस जगह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये चारों लोग सही बैठे। अब इनसाइड द सरफेस, इनसाइड हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू R है, देखिए बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी लीनियर, और साथ में निगेटिव मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो दोनों गलत हो गए। ये देखिए कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव जा रही है, गलत है। स्लोप की बात करें, यहां पर आपका स्लोप निगेटिव है, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, ये स्ट्रेट लाइन। तो बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी यहां पर R पे आ गए तो मैक्सिमम मिली, और आउटसाइड चले गए जब आप, तो यहां पर देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप R को कम करेंगे E बढ़ेगा, यानी माइनस कम होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आंसर विल बी A। इस तरह से इस ग्राफ को, फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान रखिए और ग्राफ से इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखिए। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट द रेस्ट एट द हाइट ऑफ 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस है, इसकी ये अर्थ है, ये सरफेस है, और इससे कितनी ऊपर है, 3r। यहां पर ये कोई पार्टिकल इस समय है, ये रेडियस अर्थ की हो गई, सेंटर हो गया।
where r is the radius of earth and m is the mass of the earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. G is acceleration due to gravity on the surface of the earth. देखिए यहाँ पर जब है तो उसको कितनी escape velocity दे दें कि पलट के ना आए. तो escape velocity का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है √2gm अपॉन r प्लस h. ये escape velocity है. यहाँ h की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3r. ये देखिए 3r दे रखी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर. तो ve की वैल्यू कितनी हो गई, √2gm. r में 3r और जोड़ दोगे तो 4r आ जाएगा. ये दिख रहा है ना आपको, r प्लस 3r, 4r. तो ये हो गया 2gm अपॉन 4r. 2 से 2 काट दो तो ये वैल्यू हो गई gm अपॉन 2r. मेरे ख्याल से आप पकड़ लिए हैं यहाँ पर, और यही आपका ve निकल के आ रहा है. अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो बढ़िया, वरना स्मॉल जी के फॉर्म में चेंज करेंगे. तो ये देखिए मैच कर रहा है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखिए स्मॉल जी भी है, कैपिटल जी भी है. तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. मैच कर गया तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना स्मॉल जी में चेंज कर देते. इस तरह से सवाल हो गया, नोट कर लें इसे आप. तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन. ये रहा 2013 का क्वेश्चन. लिखा द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ प्लैनेट है डबल द रेडियस ऑफ अर्थ. बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी. आरपी और रो ई दोनों सेम है. वीपी एंड वी आर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ रिस्पेक्टिवली. इन दोनों में रिलेशन पूछा है. तो एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं अर्थ के लिए. तो अर्थ के लिए पहले निकाल लो भाई. तो वी ई इज इक्वल टू √2gme अपॉन आर ई. अब आप जान रहे हो क्योंकि मास के कॉन्टेक्स्ट में आंसर नहीं है, ये कई बार लगा चुके हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. तो इस टर्म में इसको अगर मैं लिखूं तो 2g अपॉन आर ई, और मास ऑफ अर्थ का मतलब है डेंसिटी ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब. थोड़ा और ले चलो. इस आर ई ने इसको काटा तो 2 बचा है. ये स्क्वायर था, बाहर ले लो इसे. √8/3 जी रो ई पाई मेरे ख्याल से बराबर है. इसी तरीके से आप प्लैनेट की बात करो. इसी तरह से प्लैनेट निकालोगे तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी. देखिए आर ई की जगह 2re हमको रखना है. तो प्लैनेट की जगह 2re वगैरह रख के देख लेते हैं. खैर अंदर वैल्यू डालते हैं ये में. तो ये 2g लिखा था, और इनटू प्लैनेट का डेंसिटी 4/3 पाई, और r की जगह डबल r है इसका प्लैनेट का, उससे अर्थ से 2re स्क्वायर. तो ये साहब 2 बाहर आ गया. इसमें क्या है, ये पूरा पूरा बाहर कर दो. दैट इज 2re, और √2g रो पी इंटू 4/3 पाई. अब रेशियो ले लो ve अपॉन वीपी. सब कुछ सेम है क्योंकि रो पी और रो ई ये सेम था. रेडियस का ही फर्क आएगा, यानी कितना आ जाएगा 2:2. ve कितना है, ve पहले लिखे हो तो 1/2 आ जाएगा ये. तो Vp इज इक्वल टू 2 इंटू VE. ये आपका आंसर आ गया. देखिए इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बना बी. तो Vp इज इक्वल टू 2VE. दिस इज द आंसर, और बी इज द करेक्ट चॉइस. इस तरह आप इसको नोट कर सकते हो. आराम से नोट कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है. तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल. ये रहा 2013 का क्वेश्चन. कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ. यानी कि किसी को इसके अर्थ से निकालकर ऊपर तक ले गए हो, जो इसका रेडियस था उसकी जो हाइट है उसकी डबल है. ये बोला हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस. यहाँ पर बॉडी है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की निकालनी है. बहुत ही सरल सवाल हो जाता है. पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMM अपॉन आर. अब हम इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें.
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही यहां पर -GMM/R, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रही -GMM, और यहां पर 2R प्लस एक R यानी 3R। यही तो होता ना R टोटल डिस्टेंस, तो 2R मिलकर 3R ये हो गया। तो चेंज कितना रहा डेल्टा U, जिसे आप लिख रहे हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, घटा मारिए तो ये फाइनल रहा -GMM/3R माइनस GMM/R। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये GMM/R माइनस GMM/3R। कॉमन आ गया यहां से GMM/R, तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 फैक्टर बन जाता है। तो 2/3 GMM/R ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे G के टर्म्स में ऑप्शन है, तो इसको G के टर्म में चेंज कर देंगे। देखिए G कितने के बराबर हुआ करता था, G इज इक्वल टू GM/R²। तो GM की वैल्यू कितनी हो गई GR²। इस वैल्यू को GM की जगह आप पुट कर दीजिए, तो 2/3 GM की जगह आ गया GR² M/R। इस R को स्क्वायर से काट दोगे तो 2mgr 2/3 mgr आपका आंसर आ चुका है, और 2/3 mgr जो वैल्यू है वो D है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बड़े आराम से ऑप्शन देख लीजिए कि किस सेंस में दिया है। G कैपिटल G नॉर्मली GM के टर्म में नहीं देते, G को फिट घुसेड़ देते हैं ये लोग स्मॉल। हम भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का सवाल। लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be, ये origin बना लीजिए x बराबर 0, यहाँ पे निकालना, ये बना लिया distance। इसके लिखा है कि 1 मीटर पे 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, फिर उसके बाद रखा है 2 मीटर पर 2 किलोग्राम का मास है, फिर 4 पर रखा है 4 मीटर पर 2 kg का मास है, फिर 8 मीटर पर है। इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है, ये 2 kg का मास है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब निकालेंगे इनकी वजह से, यहाँ पर सबके वजह से, तो एक सीरीज बनेगी V इज इक्वल टू माइनस GM यानी 2 और अपॉन R यानी 1। अब इसकी वजह से माइनस G इंटू 2/2 देख पा रहे हो, इसकी वजह से G इंटू मास 2 किलोग्राम, डिस्टेंस 4, फिर G इंटू 2 अपॉन ये डिस्टेंस 8। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। यहां पर अगर मैं इसमें से -2G कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा 1/4, बाजू में 1/8 और आगे चलता चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए जीपी बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो इनफाइनाइट जीपी होती है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दो तो रेशियो सेम आए, जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। आपने जीपी पढ़ी होगी, यहाँ जीपी फॉर्मेशन हो गया है, तो इसका कॉमन रेशियो आर कितना है, देखो यहाँ आर है, अगले टर्म को पिछले वाले से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है, हाफ। इस अगले वाले को पिछले से कर दो तो भी यही आएगा। 1/4 को 1/2 से कर दिया तो भी 1/2 आया। इसके अगले वाले से पिछले वाले से कर दिए 1/8 को 1/4 से तो भी 1/2 आया। तो ये जीपी वो कहलाती है जहां पर अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो सेम आए और ये सबके लिए सेम हो, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर ऐसी इनफाइनाइट सीरीज है जो रुक नहीं रही है तो जीपी के इनफाइनाइट सम का जो सीरीज का सम होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर लिख सकते हैं आप। ए क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, कॉमन रेशियो, जो मैंने ऊपर अभी लिखा है ये आर। तो यहां पर देखिए अब ये बात समझ में आ गई, यहीं पर मैं लिख देता हूं। ये देखिए v कितना हो गया,
-2g, और इनका जो फर्स्ट टर्म है देखिए वो a की जगह 1 आ गया और कॉमन रेशियो आधा है। आप देख पाए यहां पर ये नीचे आधा आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4g। आप देख पाए होंगे यही आपका आंसर है और बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने समझाया है आसानी से हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि नीट के लिए बेस्ट रिसोर्सेज में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स 11, 12 के और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज होते हैं। अगर आप इनको लगा चुके हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, और अगर नहीं लगाने में मदद चाहते हैं तो मैंने नीट संपूर्ण के नाम से एक कोर्स आपके लिए बना दिया है। इसमें एनसीईआरटी के क्लास 11, 12 में जितने सवाल हैं सबको मैंने वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया सुपर इजी लैंग्वेज में। साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी रिकॉर्ड कर दिया सुपर इजी लैंग्वेज में, क्लास 11, 12 दोनों। और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो नीट संपूर्ण आपको काफी हेल्प कर सकता है। इसके अंदर, नीट संपूर्ण के अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं, 634 क्वेश्चंस हैं नीट पीवाईक्यूज के, बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं। नीट संपूर्ण आपके काम को बना देगा। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद लेना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा अरविंद नीट के, यहां आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर औरों से आगे हो जाइए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस और सुपर इजी लैंग्वेज से आपकी नीट में काफी मदद कर सकता हूं। एक बार आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकलने लगे तो सिलेक्शन होना पक्का है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।